स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है और वो टॉपिक है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और हिंदी में इसको कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन। आइए सबसे पहले इस पे मैं कुछ बातें आपको बता दूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कैसे इसका क्या इतिहास रहा। जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई तो उस समय या उससे पहले आप भी जानते होंगे कि लगभग 565 रियासतें थी जिनको एक करने का काम हमारे देश के एक महत्वपूर्ण नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने अपने लगातार प्रयास से सारे रियासतों को लगभग एक किए। और जब उन सभी रियासतों को एक किया गया तो प्रश्न ये उठा कि उन रियासतों को किस तरह से रखा जाए, क्योंकि कुछ रियासतें देशी थी, कुछ रियासतें ब्रिटिश प्रोविंशियल थी और फिर कुछ फ्रांस या फिर पुर्तगाल के कब्ज़े में था। तो इन सब को एक करते हुए 4 कैटेगरी बनाई गई राज्यों की, ए, बी, सी और डी। ए में उन सभी राज्यों को रखा गया जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिश शासन रहा था, और बी में उन राज्यों को रखा गया जो प्रिंसली था। प्रिंसली का मतलब जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत तो कभी नहीं आई, लेकिन उन राज्यों में जो हुकूमत रही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो राजे रजवाड़ों का रहा। और तीसरा जो सी कैटेगरी में है, पार्ट सी में जो रखा गया, उन राज्यों को रखा गया जिनको आज हम लोग एक तरह से यूटी कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज, लेकिन यूटी कहना सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यूटी कहने से मतलब वो सीधे केंद्र के प्रशासन में आ जाता है। तो उनमें कुछ यूटी की भी झलक दिखाई देती है आज, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो प्रिंसली स्टेट जो भारत के सुदूर क्षेत्रों में, मतलब दूर के क्षेत्रों में अवस्थित था, उनको सी कैटेगरी में रखा गया और डी में रखा गया अंडमान और निकोबार को। तो ये 4 कैटेगरियाँ जो बनाई गई, इन चारों कैटेगरियों को बनाने के बाद, 4 प्रकार के राज्यों को बनाने के बाद भी भाषा के आधार पर, कई जगह प्रशासन के आधार पर, कई जगह प्रांतों के आधार पर, कुछ जो जनसंख्या थी वो राजे रजवाड़ों के आधार पर अपने अपने राज्य की मांग करने लगे। क्योंकि साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत कोई छोटा देश तो नहीं है। इतने बड़े देश में विविधता इतनी है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, हज़ारों बोलियां हैं, कई हज़ार जाति उपजातियां हैं। तो ऐसे में जो मांग है वो तो स्वाभाविक है। तो जब मांग काफ़ी तेज़ होने लगी तो इन मांगों को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ, जिसका इतिहास क्या रहा, आइए अब उसको हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जब भाषाई और प्रशासनिक आधार पर, लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, जब इन दोनों बातों पर जोर दिया गया तो हमारे देश के जो संविधान सभा थी, उन्होंने एक आयोग का गठन किया जो किनकी अध्यक्षता में, तो एक जस्टिस थे सुमन कुमार
धर, और इसको साथियों हम लोग शॉर्टकट में एस के धर भी कहते हैं। और एस के धर की अध्यक्षता में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ। और ये जो राज्यों का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ, ये भाषा के आधार पर प्रयास किया गया। तो कह सकते हैं क्योंकि ये भाषा के आधार पर बनाया गया पहला आयोग था, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन। और इस कमीशन का क्या नाम था साथियों? एस के धर कमीशन, या फिर हम लोग इसको धर कमीशन भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं धर आयोग। ये धर आयोग गठन कब हुआ? गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एस के धर साहब। और ये थे क्या? ये एक न्यायाधीश। और इनको काम क्या सौंपा गया? इनको काम ये सौंपा गया कि आप पूरे देश में घूमिए और इस बात का पता करिए कि जो राज्यों का गठन हो तो किस बेसिस पर हो, राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए किस आधार पर किया जाए। दो ही आधार थी, एक आधार या तो भाषाई, दूसरी आधार प्रशासनिक। इसका जो आधार होगा या तो भाषाई होगा या फिर क्या होगा? प्रशासनिक होगा। इनकी जो अध्यक्षता में काम सौंपी गई पता लगाने के लिए कि राज्य का जो पुनर्गठन हो तो कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर या फिर किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर। प्रशासन या फिर भाषा। इन्होंने जब जायज़ा लेकर के रिपोर्ट सौंपा तो साथियों इनके रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि भारत इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश है तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। इसीलिए राज्यों का पुनर्गठन प्रशासन के आधार पे हो। वजह क्या थी? मान लीजिए साथियों, ये एरिया है, इस एरिया में तेलुगु बोलने वाले लोग कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। तो अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए तो देखिए राज्य कैसा होगा, यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से अगर राज्य बन रहा है, मान लेते हैं मराठी भाषियों में कुछ मराठा बोलने वाले लोग यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, तो अब ये जो राज्य बनेगा तो कैसा बनना चाहिए? ये राज्य ऐसे इस तरह से बनना चाहिए। इसीलिए धर साहब ने ऐसे झमेले में ना पड़ते हुए उन्होंने बताया कि जो राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए वो प्रशासन के आधार पे हो। प्रशासन के आधार पे का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाहे कोई भी भाषा के लोग हो, किसी भी भाषा के लोग हो, अगर कोई बेहतरीन शहर है जहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं तो वहाँ केंद्र मान करके लगभग समान दूरी पर, डिस्टेंस अप्रॉक्सिमिटी के आधार पर क्या किया जाए? राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में प्रशासनिक आधार पर बात करी गई राज्यों के पुनर्गठन की, तो प्रशासनिक आधार पर मांग कर रहे लोगों की
बातें तो मान ली गई और उन्होंने विरोध बंद कर दिया, लेकिन वे लोग जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे उनको तो तकलीफ होगी और उन्होंने फिर से विरोध करना शुरू किया। प्रशासन के आधार पर मांग कर रहे लोगों के लिए तो फायदा दिखा, लेकिन वे लोग जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे उन्होंने अपना विरोध फिर से जारी रखा कि नहीं, हमें तो हर हाल में भाषा के आधार पर ही राज्य चाहिए, हम प्रशासन के आधार पर राज्य नहीं चाहते हैं। भले ही राज्य का जो बनावट है, राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक ही भाषा बोलने वाले लोग हम लोग तो एक ही जगह रहेंगे। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और फिर भी विरोध जारी रहा, तो एक बार फिर से इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया साथियों। वो समिति कौन सी थी? देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के एक महान शख्स जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर गांधी जी के बहुत ही करीबी पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नाम पर एक समिति गठित की गई, JVP कमेटी, यानी जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति। इस समिति को कब गठित किया गया साथियों? तो याद रखें, ये भी 1948 में ही गठित करी गई। गठन कब हुआ? 1948 में। अध्यक्ष कोई नहीं थे इसमें। क्यों? देखिए, अगर कोई कमीशन बनेगा तो उस कमीशन का कोई अध्यक्ष होता है, लेकिन चूंकि ये समिति है, समिति कई सदस्यों के मिलने से बनती है, इसलिए इसका कोई अध्यक्ष नहीं था। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका जो एम था, जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो क्या था कि इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, कौन सी रिपोर्ट? धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट पर, यानी धर आयोग की रिपोर्ट पर क्या करना? समीक्षा करना कि क्या वजह क्या है कि आखिर रिपोर्ट भी सौंपी गई, जांच पड़ताल करने के बाद इसके बावजूद भी लोग विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? चलिए एक बार फिर से देखा जाए। तो जब धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए JVP कमेटी बनाई गई, तो इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है वो 1949 में पेश किया। जब 1949 में अपना रिपोर्ट पेश किया तो इस रिपोर्ट में पाया गया कि जो इन्होंने सिफारिशें की है, इनकी भी सिफारिश क्या थी? प्रशासन के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर क्या करना? राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन करना। फिर से वही बात, प्रशासन के आधार पर राज्यों को बनाने के बाद भी अगर भाषाई आधार पर जिन लोगों की मांग जारी रही, तो क्या दोबारा से JVP कमेटी के द्वारा जब रिपोर्ट पेश किया गया कि प्रशासनिक आधार पर ही हो, तो मांग तो जारी रहेगी कि हमें तो चाहिए भाषा के आधार पर। दक्षिण भारत के एक मशहूर नेता और गांधी जी को काफ़ी चाहने वाले उस शख्स का नाम, उस महान इंसान का नाम वो था पोट्टी श्री रामल्लू। साथियों, ये पोट्टी श्री रामल्लू उस समय उसी तरह से माने जाते थे साउथ इंडिया में
जिस तरह से पूरे देश में गांधी जी माने जाते थे और ये गांधी जी के अच्छे खासे समर्थक भी थे, गांधीवादी विचारधारा के भी थे। तो जब गांधीवादी विचारधारा के थे तो इन्होंने 49 से लेकर के कई साल तक बिना हिंसा किए अहिंसावादी तरीके से प्रयास किया, गवर्नमेंट से मांग करी कि हमें जो राज्य चाहिए ना वो किसी भी हालत में भाषा के आधार पर चाहिए। मतलब आखिरी प्रयास, आखिरी सांस तक इन्होंने प्रयास किया कि हमें राज्य जो चाहिए वो प्रशासन के आधार पे नहीं चाहिए। भले ही जनसंख्या को अगर ज़्यादा सुविधा चाहते हैं तो जनसंख्या को ट्रांसफ़र करवाइए, कुछ जनसंख्या अगर कहीं है तो उसको उठा करके दूसरे राज्य में ले आइए और वहाँ पे भाषा के आधार पे एक राज्य बनाइए, लेकिन राज्य तो हमें भाषा के आधार पे ही चाहिए। जब ऐसा हुआ तो चूँकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर साधारण तौर पर किसी की भी मांग के आगे झुक जाए तो कल होके तो कोई भी अपनी मांग मनवाने के लिए वो आंदोलन करना शुरू कर देगा। किसी की मोबाइल अगर चोरी हो जाएगी तो वो भी कल होके खड़ा हो जाएगा कि हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, मेरा मोबाइल खोज के दो। तो ऐसा ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया कि हम जो राज्य का पुनर्गठन करेंगे उसका आधार, एकमात्र आधार होगा और वो होगा प्रशासनिक आधार, भाषाई आधार तो बिल्कुल नहीं होगा। तब जा कर के पोट्टी श्री रामल्लू जी ने 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल पे बैठे। ये भूख हड़ताल कैसा भूख हड़ताल था? ये जो भूख हड़ताल था साथियों, ये आमरण अनशन, मतलब आमरण अनशन का मतलब क्या होता है कि जब तक मैं अपने काम के लिए प्रयास करते हुए अगर मेरी जान चली जाए तब तक मैं क्या करूँगा? भूख हड़ताल करूँगा। कहने का मतलब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। और ये हंगर स्ट्राइक कब तक? इन्होंने फैसला किया टिल इनटू डेथ, जब तक मेरी जान ना चली जाए। 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल पे बैठे और साथियों 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। चूँकि ये बहुत ही महान नेता थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर एक महान नेता की मृत्यु हो जाए आपके काम के लिए तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि अपने नेता के लिए, अपने नेता को इंसाफ दिलाने के लिए आप भी क्या करें, कुछ प्रयास करें। लेकिन प्रयास कुछ ज़्यादा ही हुआ। चारों तरफ आगजनी होगी और आगजनी हुई भी। हिंसा, मार पिटाई, बहुत कुछ। इसमें कई लोगों की जानें भी गई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि मामला अब बड़ा गंभीर हो रहा है, और उस समय याद रखें दोस्तों, फरवरी 1952 तक हमारे देश में पहला आम चुनाव संपन्न हो गया था और हमारे देश का जो पहला प्रधानमंत्री बने वो बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो खुलकर फैसला ले सकते थे और इस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को घोषणा कर दी कि भाइयों बहनों, आप लोग परेशान ना हो, भाषा के आधार पर ही अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तब जाकर के ये हिंसा शांत हुआ। लोगों को लगा कि हमारे जो नेता थे उनको इंसाफ मिला। नेता ऐसे ही होते हैं, सरकार ऐसी ही होती है। जब तक कुछ अचंभित घटना ना घट जाए
तो सरकार सोई रहती है, अचानक से जागती है। बहरहाल, और इस तरह से साथियों 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना, वो पहला राज्य ही कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना कहाँ से? आपने मद्रास का नाम सुना होगा, नहीं सुने हैं तो अभी सुन लें। मद्रास जो कि तमिलनाडु, आज का जो तमिलनाडु है, और उस समय का जो आंध्र प्रदेश है, कुछ जो कर्नाटक का हिस्सा है, उसको मिला करके मद्रास प्रांत था। और इस मद्रास प्रांत में आप देख पा रहे हैं, कन्नड़ बोलने वाले भी थे, मद्रासी बोलने वाले भी थे, तमिल बोलने वाले भी थे, तेलुगु भाषी भी थे। 13 ज़िलों को काटकर, ये 13 कौन ज़िले हैं? ये 13 वो ज़िले हैं जहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती थी। जो 13 तेलुगु भाषी ज़िला था, इन 13 तेलुगु भाषी ज़िलों को काटकर एक अलग राज्य का गठन किया गया और उस राज्य का नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। और इसकी जो राजधानी बनाई गई उस समय, वो थी कुर्नूल। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। लेकिन साथियों, ज़रा सोचिए आप कि अगर तेलुगु भाषियों को उनको भाषा के आधार पर राज्य मिला, तो क्या बाकियों को नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। ये कहानी रुकी नहीं, चलती रही। और फिर क्या हुआ? इसके बाद एक और आयोग, जो कि आखिरी आयोग है, वो है फजल अली आयोग का गठन किया गया कि आप बताएं कि जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, कितने राज्य होने चाहिए, और जो मैंने पहले बताया था ए, बी, सी और डी कैटेगरी के स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को कहाँ रखा जाए। और फजल अली आयोग में, साथियों आयोग है, ये समिति नहीं है, इसका मतलब इसमें अध्यक्ष होगा। इस फजल अली आयोग में जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? खुद फजल अली। और इनकी सहायता के लिए 2 और सदस्य थे, एक HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे कौन थे? KM पनिक्कर। KM पनिक्कर, कवलम माधव पनिक्कर। इन तीनों ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी प्रयास किए और अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश करी। इसका गठन कब हुआ था साथियों? तो याद रखें, इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1953 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? 1955 में। इसका मतलब काफ़ी मेहनत मशक्क़त किए होंगे, 2 साल लगा, लगभग 2 साल। इस 2 साल के अथक प्रयास के बाद ये लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि वो जो 4 प्रकार के स्टेट थे, उनको समाप्त कर दिया जाए। और समाप्त करके इन्होंने जो सिफारिश करी, वो 16 राज्य और 3 यूटी की बात करी। लेकिन आखिरकार होते होते कुल मिलाकर कितने राज्य बने? जो राज्य बने A, B, C और D, इसको समाप्त करके इसको एबोलिश कर दिया गया। और एबोलिश करने के बाद जो राज्य बने, तो साथियों वो राज्य कितने बने? कुल 14 राज्य और 6 यूटी, यानी 6 केंद्र शासित
प्रदेश। वो 14 राज्य कौन कौन थे? उन 14 राज्यों को हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं। देखिए, मैं तो वैसे फिगर बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं। ये तो गजबी फिगर बना होगा, जो भी हो साथियों। बस ओवरव्यू है, देख लीजिए। और ये जो 14 राज्य बना, यहाँ एक राज्य कौन बना? मद्रास। यहाँ पे एक राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। उसके बाद एक राज्य कौन बना? उड़ीसा। उस समय उड़ीसा, साथियों अभी ओडिशा है लेकिन उस समय उड़ीसा था, तो उस समय की बात लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद आप भी जानते हैं ये क्या था, इस तरह से WB यानी वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये जो क्षेत्र था ये असम था। अभी उस असम का नाम क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। असम का नाम बदल चुका है। इसके बाद जब इधर आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बिहार, और फिर यूपी। बिहार, यूपी, मतलब यूपी आज का, उस समय का भी यूपी, लेकिन उस समय यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं, यूनियन प्रोविंस कहा जाता था। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये जम्मू कश्मीर। इसके अलावा साथियों पंजाब। पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसी से आगे कट कर क्या बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा एक क्षेत्र यूटी बनेगा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जब और नीचे आएंगे तो आप जानते हैं ये क्या है, राजस्थान। और ये क्या है, आज है नहीं, उस समय की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे। उस समय इस राज्य का नाम बॉम्बे था, मतलब गुजरात और मतलब आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र मिला करके क्या था, बॉम्बे। और फिर ये पूरा का पूरा क्या था, मिडिल प्रोविंस यानी मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश, उस समय का मिडिल प्रोविंस। इसके अलावा और क्या बचा, मैसूर, ये मैसूर है, और फिर ये आपका केरला है। तो इस तरह से कितने राज्य हुए साथियों, 14 राज्य। और यूटी जो बना वो यूटी कौन कौन था, तो एक था यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आज का लक्षद्वीप, उस समय का लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी जो आइलैंड था वो यहाँ है। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, कितने हुए, 4। और साथियों यहाँ आप देख रहे हैं ये है आपका, ये नहीं, ये है आपका नहीं, ये त्रिपुरा। और यहाँ पे एक और यूटी था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मणिपुर। तो इस तरह से 14 राज्य और 6 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका पुनर्गठन हुआ। लेकिन साथियों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज कितने राज्य हैं, 28 था, 29 लेकिन अभी 28 है। तो 14 से 28 होने के पीछे क्या कारण है, और 6 यूटी से अभी कितने यूटी हैं, 8, था तो 9 लेकिन हुआ 8। इसके पीछे भी कहानियां हैं। इन कहानियों को हम लोग विस्तार से आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में बहुत विस्तार के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज इस लेक्चर को यही संपन्न किया जाता है। और
इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, जो बचे हुए पार्ट हैं 14 राज्य से 28, 6 यूटी से 8 कैसे कैसे हुआ, उसको बताने के बाद सारे के सारे प्रश्न, जितने सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उनको कवर कराऊंगा। तब तक मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।